Hello everyone, this is Shelly Gulati. Welcome back to my YouTube channel Great Door. कैसी है मेरी ग्रेट डोर फैमिली? बढ़िया हो, हेल्दी हो, फर्स्ट क्लास हो, खुश हो? टेंशन नहीं लेनी एग्ज़ाम की, सब हो जाएगा। और मेहनत करो, मेहनत में कोई कमी मत छोड़ो। ऑलरेडी 7 इयर्स के बाद एग्ज़ाम हो रहा है। नेक्स्ट कब होगा पता नहीं, वो तो भगवान जाने या सरकार जाने कब आएंगी नेक्स्ट वैकेंसीज। बट ये मौका है और हाथ से मत जाने दो उसे। मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, जितनी कर सकते हो करो। बट मेहनत करना, अपने आप को टॉर्चर नहीं करना। ये नहीं हो कि हमने भैया किसी की स्टोरी देखी थी, सक्सेस स्टोरी, भाई वो तो 18-19 घंटे पढ़ रहा है, हम तो 8 घंटे में ही थक जाते हैं। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अलग अलग। कोई होता है कि किसी को 10 मिनट में एक चीज़ लर्न हो रही है, सेम सेकंड वही सेम टॉपिक दूसरे वाले को 1 घंटे में समझ आ रहा है। तो ये चीज़ मत करो। आपका कंपटीशन समझ लो आपका खुद से है। बस बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करनी चाहिए हमें डेली। और प्रैक्टिस करते रहो, रिटन एग्ज़ाम की करते रहो। और लेकिन ऐसा नहीं है कि बस स्टोरी देख ली, हमें भी 18 से 20 घंटे पढ़ना है, भले ही दिमाग उस टाइम काम नहीं कर रहा हो। माइंड को रेस्ट देना भी ज़रूरी है ना। नॉन स्टॉप पढ़ाई 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 पढ़ाई, माइंड को रिलैक्स कब मिलेगा? नींद पूरी होनी चाहिए, दिमाग को भी थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा फ्रेश होना चाहिए माइंड भी। बट अब ये मत कहना, मैम ने कहा था कि भाई थोड़ा बहुत रिलैक्स के चक्कर में स्क्रॉल कर करके शॉर्ट्स में टाइम स्पेंड कर रहे हो, स्टडी से रिलेटेड पढ़ रहे हो, ओके। बट थोड़ी देर वो चीज़ देख रहे हो, ठीक है, लेकिन 3-4 घंटे सिर्फ ऐसे ही वेस्ट करना बेकार है ना। थोड़ा फ्रेश कर रहे हो, ठीक है, वॉक कराए, थोड़ा फ्रेंड से थोड़ी बहुत बातें कर ली, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया, सो गए थोड़ी देर, क्योंकि देखो नींद भी प्रॉपर होनी ज़रूरी है। तो जब लग रहा है माइंड अब थक चुका है, अब और ज़्यादा नहीं होगा, तो ज़बरदस्ती बैठ के टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ मत करना कि पढ़ा भी नहीं जा रहा, नाम भी कर दिया मम्मी आज तो मैं 15 घंटे पढ़ा। भले ही 15 घंटों में से 10 घंटे तो सच में पढ़े होगे, 5 घंटे तो ज़बरदस्ती का बैठे होगे। तो उतने में तो उससे आप रिलैक्स कर लो ताकि दोबारा फिर पढ़ सको, पढ़ाई कंटिन्यू कर सको। तो मेहनत करो, बट अपने आप को टॉर्चर मत करना। और इस बेस पे अब लापरवाही भी मत करना कि अब मैम ने कह दिया तो मेहनत नहीं, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बट इतना नहीं करना कि टॉर्चर करो भाई कि हमें तो 18 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, भले ही उस टाइम दिमाग थक जाए। जब माइंड थका होता है ना, तो कुछ याद भी नहीं रहता, वो चीज़ दिमाग में नहीं पड़ती। भले आप कितने अच्छे टीचर्स से पढ़ लो, कितनी बुक्स पढ़ लो, कितने एग्जाम्पल से समझ लो, लेकिन जब माइंड थका हुआ होता है ना, तो कुछ समझ नहीं आता। तो रिलैक्स होना भी ज़रूरी है, माइंड को थोड़ा आराम देना भी ज़रूरी है, और मेहनत भी ज़रूरी है। प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं अभी तक तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा। अल्टीग्रेट बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी ऑलरेडी ग्रेट डोर पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो कोई भी क्लास स्किप हो गई हो, न्यू लर्नर्स हो, बता देती हूँ, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होती हैं, शाम को 6 बजे क्लास होती है आपकी। और काफ़ी लंबा सफ़र हम ऑलरेडी तय कर चुके हैं, काफ़ी आगे आ चुके हैं, और जल्दी से सिलेबस भी कवर अप करके फिर हम प्रैक्टिस भी करेंगे। जैसे हमने स्टार्ट करी भी थी, एक प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट की थी मैंने, बट फिर मुझे लगा कि पहले सिलेबस कवर अप हो जाए, देन हम देखते हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। पहले सिलेबस कवर अप कर लें। बाकी कोई टॉपिक में किसी चीज़ में अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन माइंड में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसा मैं हमेशा आपको कहती हूँ, कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपकी कन्फ्यूज़न दूर कर सकूँ। बट देखो, क्लासेस अगर स्किप करी हैं तो प्लीज़ अटेंड कर लो, क्योंकि हर एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक। तो क्या है ना, हम किसी भी टॉपिक को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। किसी टॉपिक, किसी एग्जाम्पल, फुल फॉर्म्स भी देखो अच्छे से याद करना, चीज़ों को समझ के चलो, रट्टाबाजी से काम नहीं चलेगा। लाइफ लॉन्ग वाली चीज़ें जो होती है ना, वो सिर्फ समझने से ही आती हैं। रट्टाबाजी वाली चीज़ थोड़े टाइम की होती है, देन आप भूल जाओगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। और नोट्स साथ साथ बनाते चलो। ऑलरेडी देखो, हमने कल की क्लास में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था रिलेटेड टू, हमने पढ़ा था कल एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, हिस्ट्री पढ़ी थी, काफ़ी कुछ पढ़ा था इसके बारे में। और हमने ओरिजिन एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ी थी, वॉल्स पढ़ी थी एलिमेंट्री कैनाल की, 4 वॉल्स थी ये, इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की ओर। हमने ये 4 वॉल्स के बारे में पढ़ा था। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए थे। ब्रूनर ग्लैंड्स हो गया आपका, पेंसिल्स हो गया, पेयर्स पैचेस हो गया, दैन ईएनएस पढ़ा था, एंट्रिक नर्वस सिस्टम। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज हम बात करने वाले हैं ओसोफेगस के बारे में, स्टमक के बारे में। तो पहले कह रही हूँ, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ओसोफेगस पता होगा आपको, ये होती है हमारी भोजन नली, फूड पाइप, ठीक है।
क्या होता है ओजोफेगस? हो गया हमारी भोजन नली। ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो गले को अमाशय यानी आपके स्टमक से जोड़ती है, कनेक्ट करती है फेरिंक्स को स्टमक से, आपके गले, किससे? आपके स्टमक से। स्टमक को ही हम बोलते हैं अमाशय, ठीक है ना, हिंदी में हम इसको अमाशय ही बोलते हैं। पेट भी बोलते हैं, आप कहेंगे कुछ कि मैम पेट होता है, हाँ जी पेट होता है, हम इसे और क्या कहेंगे? अमाशय। सिंपल चीज़ें साथ साथ इसलिए बताती हूँ क्योंकि हिंदी लर्नर्स भी होंगे, कुछ होंगे जो हिंदी मीडियम से होंगे, हिंदी से रिलेटेड एग्ज़ाम जो दे रहे हैं वो हिंदी में लिखेंगे, तो इस वजह से मैं मिक्स करके पढ़ाती हूँ। बाकी अच्छा लगता हो अगर मेरा पढ़ाया हुआ चीज़ें समझ आती है, क्लियर होती हैं, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया, ताकि आपके पास अपडेट्स आती रहें और जो भी हो रहा है, नई क्लासेस स्टार्ट हो रही है, न्यू सब्जेक्ट, कोई भी इन्फॉर्मेशन है ग्रेड डोर की आप तक पहुँचती रहे। तो ओजोफेगस क्या है? एक भोजन नली जो है एक मस्कुलर ट्यूब है जो फेरिंक्स को स्टमक से क्या करती है? जोड़ती है। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे मैम फेरिंक्स क्या? तो भाई हम ऑलरेडी ये प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इन डिटेल डिस्कशन हो चुका है विद एग्जांपल्स। तो नहीं देखिए क्लास अटेंड कर लो, मैं तभी कहती हूँ हर एक क्लास अटेंड कर लो क्योंकि आगे जाके सब कुछ एक दूसरे से कनेक्ट हो ही जाता है। तो क्लासेस सारी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हल्के में नहीं लीजिएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। भोजन नली क्या है? एक पेशाई नली है, एक मस्कुलर ट्यूब है जो फेरिंक्स को स्टमक से यानी अमाशय से जोड़ती है। अगर हम एडल्ट ह्यूमन में बात करते हैं तो इसकी लेंथ जो है वो होगी अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकती है कि इसकी लंबाई कितनी होगी इन एडल्ट ह्यूमन, तो होगी अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? देखो क्या होता है ना, एग्ज़ाम में हमें लगता है अरे ठीक है हमें याद आएगा ये छोटे छोटे पॉइंट्स, बट ये बहुत काम के होते हैं। किसकी कितनी लेंथ है, ये सारी चीज़ें। जैसे अब आने वाली क्लास होगी हमारी, कल तो सैटरडे संडे हो गया, 2 दिन ऑफ मिल ही जाता है आपको। अब आप सोच रहे होंगे मैम आपको भी मिलता है, तो भाई मेरे लिए नहीं हो पाता क्योंकि पीपीटी वगैरह बनानी होती है, रेडी करनी होती है, कंटेंट रेडी करना होता है, तो मेरा सैटरडे संडे कहाँ जाता है मुझे खुद नहीं पता चलता। तो स्टार्ट करूँ अगर मैं आपसे, जो मैं बात करी थी अभी स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं मंडे को। तो जैसे उसकी भी लेंथ वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें ना पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म्स हो गई या किसकी कितनी लेंथ है, क्या रोल है, छोटे छोटे पॉइंट्स भी है ना अगर, तो वो भी काम के हैं। कंपटीशन लेवल है ऑलरेडी, तो कहीं से कुछ भी आ सकता है। किसी भी टॉपिक को, किसी भी लाइन को आप हल्के में नहीं ले सकते, नज़रअंदाज नहीं करना है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ओजोफेगस क्या? एक मस्कुलर ट्यूब है जो फेरिंक्स को स्टमक से अमाशय से कनेक्ट करती है, जोड़ती है, जिसकी लेंथ जो लंबाई होगी एडल्ट ह्यूमंस होगी अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आ जाती है इसकी पोजीशन की, तो कहाँ होगी? तो ये होगी विंड पाइप हो गया आपका जो ट्रैकिया, उसके पीछे, लाइज बिहाइंड द ट्रैकिया जो आपका विंड पाइप हो गया, और पासेस थ्रू द थोरेसिक कैविटी। लेट्स सी, नोट्स प्लीज़ बनाते चलो। ये हो गई आपकी श्वास नली जो आपका विंड पाइप हो गया, ठीक है ना। ट्रैकिया जिसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं, अब क्वेश्चन में ट्रैकिया विंड पाइप कुछ भी लिखा हो सकता है, तो पता होना चाहिए। तो ये कहाँ होगी? श्वास नली यानी विंड पाइप के पीछे क्या होती है? स्थित होती है, श्वास नली बोलते हैं। क्लियर है या नहीं है? और यह कहाँ से होकर गुजरती है? थोरेसिक कैविटी से होकर गुजरती है, एंड पासेस थ्रू द थोरेसिक कैविटी। इतनी बात समझ आ गई या नहीं हुई? वक्ष गुहा बोलते हैं थोरेसिक कैविटी को, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देती हूँ, थोरेसिक कैविटी को क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं, यह कह सकते हैं सिंपली यह वक्ष गुहा से होकर गुजरती है। इतनी बात क्लियर? इट एंटर्स द स्टमक थ्रू एन ओपनिंग इन डायफ्राम कॉल्ड ओजोफेगस हाइटस। चलो देखते हैं अब क्या बात हो रही है। ये क्या कहिए? जो डायफ्राम हो गया आपका, इसको इरेज कर देते हैं, कर दूं? पहले नोट करना चाहो, नोट्स साथ साथ बनाते चलो। इंग्लिश हिंदी जो भी है, देखो कुछ इतना भारी भरकम नहीं है, नोट्स साथ साथ बनाते चलो, नहीं तो दिक्कत होगी। इरेज कर दूं? कहाँ से एंटर होगी स्टमक में? थ्रू एन ओपनिंग इन डायफ्राम। क्या है ये? चलो देख लेते हैं, यहाँ पे सिंपली लिख देती हूँ। ये जो कहाँ से ओपन होगी, तो सिंपली कह देते हैं यह
डायफ्राम जो हो गया आपका, डायफ्राम में बने छिद्र, ओपनिंग जो होंगी डायफ्राम में बने छिद्र यानी ओपनिंग जो हो गई, जैसे हम क्या कहते हैं, ऊजोफेजियल, यहाँ पे मैंने मेंशन ओजोफेगस लिख दिया है बट इट्स ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। क्या होगा, ये होगा आपका ऊजोफेजियल हाइटस। ऊजोफेजियल हाइटस से होकर स्टमक में प्रवेश करती हैं, यानी स्टमक में, आमाशय में प्रवेश करती हैं। इसे करेक्ट कर लेना प्लीज़, ऊसोफेजियल हाइटस है ये, ऊसोफेगस हाइटस नहीं होगा ये, क्या होगा, ऊसोफेजियल हाइटस होगा। इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। इट एंटर्स द स्टमक थ्रू एन ओपनिंग इन डायफ्राम, जो ओपनिंग है डायफ्राम में, यह डायफ्राम में बने छिद्र यानी जो ओपनिंग है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओजोफेजियल हाइटस से होकर स्टमक में प्रवेश करती हैं, यानी अमाशय में प्रवेश करती हैं, एंटर करती हैं। क्लियर है इतनी बात? बताओ जल्दी, इतनी बात क्लियर है? बड़े चलो, अब आ जाती है बात स्ट्रक्चर एंड लेयर्स की, यानी संरचना और परतें, जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी। आप सोच होंगे ये लेयर्स हमने ऑलरेडी पढ़ी हैं, यस पढ़ी हैं हमने कल की क्लास में ही, ये 4 लेयर पढ़ी हैं। तो भोजन नली की दीवार में भी पाचन नली जैसी 4 परतें होती हैं, जैसा कि हमने कल पढ़ी थी। किस में हमने पढ़ी थी, एलिमेंट्री कैनाल में हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, जो हमारी पाचन नली है, तो उस जैसी ही 4 परतें होंगी आपकी, किस में, आपके ओजोफेगस में, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा, जिसे हम एडवेंटिया भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली लेयर आ गई हमारी कौन सी, म्यूकोसा, लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम फ्रिक्शन बाय swallowing food। लेट्स सी, देखो यहाँ उपकला, सबसे पहले हम म्यूकोसा की बात करें तो यहाँ सिंपली कह देते हैं, यहाँ पे यहाँ उपकला यानी आपका एपिथेलियम जो हो गया, उपकला, उपकला स्तरित स्क्वैमस जो हो गया आपका, ये स्क्वैम्स जो हो गया, स्क्वैमस होती है, यानी आपकी स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस होती है। ये क्या करती है, यहाँ पे देखते हैं, यह लिखा है ना, प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रिक्शन वाइल स्वेलोइंग फूड, यानी यह निगलते समय भोजन से होने वाले घर्षण से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, रक्षा करती है फ्रिक्शन से। क्लियर, समझ आ गया म्यूकोसा क्या है? लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, यहाँ उपकला स्तरित स्क्वैमस होती है, यह निगलते समय भोजन से होने वाले घर्षण से रक्षा करती है, जो फ्रिक्शन है उससे क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। क्लियर? नेक्स्ट देखें, नोट करना चाहो तो कर लो, देन हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका सब म्यूकोसा, इसमें कनेक्टिव टिश्यूज होंगे ब्लड वेसल्स के साथ और नर्व्स। क्लियर है या नहीं है, यहां तक बताइए। इसे इरेज कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या होंगे इसमें, कनेक्टिव टिश्यू होंगे, यानी संयोजी ऊतक होंगे, रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं होती हैं, यानी ब्लड वेसल्स के साथ, और क्या होंगी इसमें, नर्व्स होंगी।
यहाँ तक क्लियर हो गया, नोट कर चुके हो। थर्ड देखते हैं लेयर, वो हो गई आपकी मस्कुलरिस। अपर होगी 1/3 स्केलेटल मसल, हेल्प इन वॉल्यूंटरी स्वेलोइंग। चलो देख लेते हैं हम इसको भी। ऊपरी होगी जो 1/3 आपकी, अपर जो 1/3 होगी उसकी बात कर लेते हैं। कंकाल पेशी होगी, स्केलेटल मसल होगी, कंकाल पेशी यानी आपकी स्केलेटल मसल, हेल्प्स इन वॉल्यूंटरी स्वेलोइंग यानी स्वेच्छा से निगलने में मदद। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, स्वेच्छा से निगलने में मदद करती है, निगलने में मदद। कौन सी? जो ऊपरी 1/3 होगी वो, ठीक है। देन आ जाती है आपकी बीच वाली जो 1/3 हो गई आपकी मिक्सचर ऑफ स्केलेटल प्लस स्मूथ मसल। अब इसमें क्या होगा, तो आपका 1/3 जो हो गया आपका मिडिल मध्य है, तो क्या होगा, मिक्सचर ऑफ स्केलेटल प्लस स्मूथ मसल्स। क्लियर है या नहीं है? कंकाल प्लस स्मूथ मसल्स हो गई आपकी चिकनी पेशी। यहाँ तक नोट कर चुके हैं आप। नेक्स्ट देखा जाए, स्केलेटल प्लस स्मूथ मसल्स तक हो गया। देन आ जाता है आपका लास्ट लोअर 1/3 स्मूथ मसल्स होंगी। पेरिस्टल्सिस स्टार्ट, इस यहाँ से ही क्या हो रही है, पेरिस्टलिस जो है टेल्सिस ये शुरू होती है। पेरिस्टालिसिस यहीं से ही शुरू होगी, ये बात ध्यान रखना आपके लोअर 1/3 से। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है? देन फोर्थ वन जो हमारी लेयर हो गई आउटर कवरिंग हो गई, क्योंकि हम इनसाइड टू आउटसाइड जा रहे हैं, अंदर से बाहर की ओर। तो कौन सी हो गई आपकी, जो सेरोसा हो गई, ये हो गई आपकी आउटर कवरिंग, जिसे हम क्या कहेंगे, एडवेंटिशिया भी कहते हैं। दोनों में से कोई भी नेम आ सकता है, तो आपको दोनों नेम पता होने चाहिए। तो ये हो गया आपका बाहरी आवरण, आपकी आउटर कवरिंग। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलो। अब बारी आ जाती है इसके कार्य की, इसके फंक्शन की। तो मेन फंक्शन क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम फेर्निक्स टू स्टमक, यानी खाने का क्या ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, कहाँ से, फेर्निक्स से अमाशय तक, है ना, भोजन को गले से अमाशय तक पहुँचाना। देन पेरिस्टाल्सिस, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन दैट पुशेस फूड फॉरवर्ड। चलो देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। पेशियों की लहर जैसी गति, है ना, पेरिस्टाल्सिस, इसमें क्या होगा, पेशियों की लहर जैसी गति जो भोजन को आगे की तरफ पुश करती है, आगे धकेलती है। धकेलती है। क्लियर? नोट कर लीजिए। अच्छा, ये बात ध्यान रखना, इसका रोल डाइजेशन में नहीं है, नो रोल इन डाइजेशन एक्सेप्ट लुब्रिकेशन बाय म्यूकस। इसका क्या है, डाइजेशन में, पाचन में कोई भी भूमिका नहीं है, कोई भी रोल इसका नहीं है। केवल म्यूकस से जो है वो क्या करती है, चिकना करता है, नली को चिकना करता है, सिर्फ और सिर्फ म्यूकस से। कहो तो मेंशन कर दूं साथ में, इसे इरेज कर दूं। चलिए, सिंपली इसका कोई भी डाइजेशन में रोल नहीं है आपके ऊज़ोफेगस का। केवल क्या होगा, जो म्यूकस होगा, केवल म्यूकस जो हो गया आपका, म्यूकस से नली को चिकना करता है, बट इसका डाइजेशन में, पाचन में कोई भी रोल नहीं है। क्लियर है जी इतनी बात? आगे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब बारी आती है हमारे स्टमक की, बट उससे पहले ये देख लेते हैं, एट जंक्शन ऑफ ऊज़ोफेगस एंड स्टमक कार्डियक स्पिंचर प्रेजेंट।
prevents backflow of acidic gastric juice into ओजोफेगस, अदरवाइज एसिड रिफ्लक्स हीट बर्न। चलो जी देख लेते हैं क्या है। देखो होता क्या है ना, इस पे मेंशन है एट जंक्शन ऑफ ओजोफेगस एंड स्टमक। इसे हम कह सकते हैं ओजोफेगस आपके भोजन नली और जो आपका अमाशय है उसके संगम पे एक कार्डियक स्पिंचर होता है, प्रेजेंट होता है। किस पे? आपके ओजोफेगस, आपके भोजन नली और अमाशय के संगम पे, जंक्शन पे एक कार्डियक स्पिंचर प्रेजेंट होता है जो क्या प्रिवेंट करता है? बैकफ्लो किसका? एसिडिक गैस्ट्रिक जूस का, किसमें? इनटू ओजोफेगस में। पेन कहाँ गया? यानी ये क्या करता है? अमाल्य रस जो हो गया आपका, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस जो हो गया, यह है अमाल्य रस को ओजोफेगस में जाने से रोकता है ना, तो हम कह सकते हैं को भोजन नली में वापस आने से रोकता है। और अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा? हीट बर्न हो सकता है, एसिडिक रिफ्लक्स हो सकता है, जलन हो सकती है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी। क्लियर है या नहीं है? भोजन नली और अमाशय के संगम पर एक कार्डियक स्पिंचर प्रेजेंट होता है। यह अमाल्य रस जो हो गया, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस जो हो गया, उसे भोजन नली में वापस आने से रोकता है। अगर नहीं रोकता, ऐसा नहीं होता, तो हीट बर्न हो सकता है, जलन हो सकती है, एसिड रिफ्लक्स हो सकता है। तो इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए। अमर उल्टाव यानी एसिड रिफ्लक्स या हीट बर्न, हार्ट बर्न, एक्चुअली हार्ट बर्न होती है, हीट लिख दिया, हार्ट बर्न। क्लियर है या नहीं? सिंपली जलन भी कह सकते हो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब काफ़ी स्टूडेंट ये भी तो सोच रहे होंगे हार्ट पे असर पड़ता है। देखो हार्ट पे असर नहीं पड़ता, लेकिन हार्ट रीजन के पास जलन होती है, इसलिए हार्ट बर्न जो है बोलते हैं। हीट बर्न नहीं, हार्ट बर्न। सीने में जो जलन होती है जब वापस आ जाता है, अगर जैसे ये वापस आने से रोकता है ना, बट वापस आ जाता है तो क्या होता है? वो हार्ट बर्न, वही हार्ट के पास वाले रीजन में क्या होती है? जलन होती है, इसलिए हम हार्ट बर्न करते हैं, बट हार्ट पे इसका असर नहीं है कुछ। देन हम बात करते हैं अब स्टमक की, हमारे पेट की अमाशय जिसे हम कहते हैं। तो एक जे शेप्ड मस्कुलर बैग होता है, लाइक ऑर्गन इन द अपर साइड लेफ्ट ऑफ एब्डोमिनियल कैविटी। पेन ले लेती हूँ। तो देखते हैं हम अमाशय को, क्या है आपका अमाशय। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये तो मैंने आपको भी बता ही दिया है कि ये कैसा है, एक जे शेप्ड मस्कुलर बैग लाइक ऑर्गन है जो कहाँ पे होगा? अपर साइड में होगा, अपर लेफ्ट साइड में, किसकी? एब्डोमिनल कैविटी की। तो चलो यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, एब्डोमिनियल कैविटी की अपर लेफ्ट साइड में होगा, यानी यह उदर गुहा। उदर गुहा हो गया आपका एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है ना, कि बाएं यानी लेफ्ट हो गया आपका, बाएं ऊपरी भाग में स्थित होता है। इसका काम क्या है? ये क्या है? एक्ट करता है कैसे? टेम्परेरी फूड स्टोरेज की तरह एंड मिक्सिंग चैम्बर। नेक्स्ट पेज ले रही हूँ, अभी वो पेज भी ओपन करूंगी। तो इसका कार्य क्या है? इसका कार्य भोजन को अस्थायी रूप से संग्रहित करना, संग्रहित यानी टेम्परेरी स्टोरेज हो गया फूड का, संग्रहित, और मिलाना है, मिक्सिंग है यानी। क्लियर है इतनी बात? नोट करना चाहो तो नोट कर लो जल्दी से। नोट करना चाहो तो जल्दी से नोट कर लो। कुछ इस टाइप का इसका होता है
बहुत अच्छी तो मेरी सुंदर सुशील ड्राइंग नहीं है, बट हम बनाएंगे फिर भी। शेप बना के दिखाते हैं क्यों है इसकी कुछ। इस टाइप की शेप होती है आपके पेट की, कुछ ये शेप होती है आपकी पेट की। बहुत सुंदर नहीं बनाई है मैंने, थोड़ा सा मेरी ड्राइंग पे तरस खाएं, लीजिए मैंने शेड कर दिया, थोड़ा सा सुंदर बना दिया। क्लियर है या नहीं है? ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ओज़ोफेगस। ये डुडेनम हो गया आपका, डुडेनम। क्लियर है? और ये क्या हो गया आपका, होगा पाइलोरस। और क्या हो गया, ये हो गया आपका लेसर कर्वेचर। कर्वेचर ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका, ग्रेटर कर्वेचर। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एंट्रम गैस्ट्रिन। देन ये हो गया आपका क्या, फंडस। ये हो गया आपके क्या, बॉडी पेरेंटल सेल्स। पेरेंटल सेल्स आपका आ गया HCl इंट्रिंसिक फैक्टर्स हो गया। थोड़ा ज़्यादा ही सुंदर लिख दिया मैंने, है ना, इंट्रिंसिक फैक्टर। बाकी एक बार बुक्स तो होंगी आप पे, एक बार देख लीजिएगा स्टमक की पिक। क्लियर है या नहीं, लेबलिंग वगैरह एक बार आप चेक कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अभी, है ना। कहाँ तक बात हो गई हमारी, यहाँ तक तो हो गई थी। पार्ट्स ऑफ स्टमक जिसकी हमने बात करी। कार्डियक रीजन, एक कोशिश करती हूँ फिर से थोड़ा सा साइड से करके बनाने की। देखो ये हो गया आपका डोडेनम, ये जो हो गया ये हो गया आपका पाइलोरस, ये एंट्रम गैस्ट्रिन। एक बार फिर भी गूगल पे आप लोग सर्च कर सकते हो, ये हो गया आपका कार्डिये, अभी हम पढ़ेंगे। ये आपका ओज़ोफेगस, इज़ोफेगस भी कई जगह मेंशन होगा, दोनों गलत मतलब दोनों गलत है, दोनों ही अपने आप में सही है। ये आपका लेसर कर्वेचर, ये आपका फंडस, बॉडी पेरिटल सेल्स। कौन सा हो गया आपका HCl के बारे में भी हम पढ़ने भी वाले हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर। और चीफ सेल्स जो हो गए आपके, चीफ सेल्स पैप्सिनोजन, ये भी अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। हो गया, बनाना चाहते हो डायग्राम तो बना लो, वरना गूगल पे तो अवेलेबल है ही, है ना, नेट पे आजकल अवेलेबल हैं डायग्राम्स, आपको मिल जाएंगे इजीली। बढ़ा जाए आगे इतने प्यारे डायग्राम के बाद। चलो अब देख लेते हैं वॉल्स कहाँ, पहले तो हम पार्ट्स पे थे ना, ये आ गया। बात कर लेते हैं आगे आपका, पहले कार्डियक रीजन वेयर ओज़ोफेगस ओपन्स इनटू स्टमक, जहाँ पे आपका जो ये ओज़ोफेगस है ओपन हो रहा है स्टमक में, ये हो गया आपका कौन सा रीजन, कार्डियक रीजन। क्लियर है?
देन फंडस डोम शेप्ड अपर पार्ट यूजुअली फिल्ड विद एयर, ये वाला जो पार्ट है ये है आपका क्या, फंडस। ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या, फंडस, ठीक है ना। फंडस जो हो गया आपका, फंडस क्या है, ये ऊपरी भाग हो गया आपका, गुबद जैसा भाग होगा। ये किससे भरा हुआ है, ये एयर से भरा हुआ, डोम शेप्ड अपर पार्ट है, ऊपरी भाग है जो एयर से भरा हुआ है, सामान्यतः हवा से भरा हुआ पार्ट, गुब्दा जैसा ऊपरी भाग, डोम जैसा। देन बॉडी कॉर्पस जो हो गया आपका मेन सेंट्रल रीजन हो गया और ये लार्जेस्ट पार्ट होगा। देन पाइलोरस ये लोअर पार्ट होगा जो कहाँ पे ओपन हो रहा है, इनटू डुडेनम, जैसा कि मैंने डायग्राम में भी बनाया है। कहाँ पे ओपन हो रहा है ये पाइलोरस डुडेनम में। क्लियर है या नहीं है बताओ। निचला भाग है जो डुडेनम से क्या है, जुड़ा होता है, डुडेनम से जुड़ता है, इतनी बात क्लियर हो गई। पाइलोरिक स्पिंचर ये क्या है, कंट्रोल रिलीज ऑफ फूड इनटू डुडेनम, ये क्या है, कंट्रोल करता है जो फूड रिलीज हो रहा है डुडेनम में, उसको, जो भोजन में प्रवेश को क्या कर रहा है, नियंत्रित करता है आपका। यहाँ क्या होता है, एक पाइलोरिक स्पिंचर होता है जो नियंत्रित करता है जो खाना डुडेनम में प्रवेश करता है उसे, जो भोजन के प्रवेश को नियंत्रित करता है। क्लियर है, आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी वॉल्स ऑफ स्टमक। सेम 4 लेयर्स होंगी स्टमक में भी आपकी, सब मुकोसा, सब मुकोसा, मस्कुलरिस एंड सेरोसा। तो अगर हम बात करें मस्कुलरिस की तो उसकी 3 लेयर्स होंगी इंस्टेड ऑफ 2, है ना। दो की जगह कितनी होंगी, 3 होंगी। आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड मिडल सर्कुलर एंड इनर ऑब्लिक, यूनिक टू स्टमक, हेल्प इन चर्निंग। चलो देख लेते हैं इसको भी जल्दी से। तो 4 वही पढ़ते हैं, ठीक है ना। मस्कुलस की सिर्फ 3 होंगी 2 की जगह, तो होगी आपकी आउटर, मिडल सर्कुलर हो गई, और इनर ऑब्लिक हो गई आपकी तिरछी परत, है ना, भीतरी तिरछी परत, भीतरी तिरछी, ठीक है ना। ये क्या हो गई आपकी इनर, इनर ऑब्लिक हो गई आपकी। केवल कहाँ होगी, स्टमक में, और हेल्प करेगी किसमें, चर्निंग में। कहाँ होगी, केवल अमाशय में। क्लियर, चलो आगे आ जाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन म्यूकोसा, 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे इसमें, 3 टाइप्स के होंगे। पहले आ जाएंगे आपके म्यूकोस सेल्स जो सीक्रेट करेंगे म्यूकस, प्रोटेक्ट करेंगे स्टमक वॉल को HCl से, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। पेट की जो दीवारें हैं, वॉल हैं, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। क्या सीक्रेट करेंगे, ये म्यूकस को सीक्रेट करते हैं। क्लियर है यहाँ तक या नहीं है। साबित करते हैं ये किसी म्यूकस को, और हमारे जो पेट की अमाशय की जो दीवारें हैं उसको HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाते हैं। क्लियर है, म्यूकस सेल्स क्या होंगे। देन पैराइटल कोशिकाएं, पैराइटल सेल्स, जिसे हम ऑक्सिंटिक सेल्स भी कहते हैं, ये क्या सीक्रेट करेंगे, ये HCl करेंगे प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर्स फॉर, किसके लिए, विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, यानी विटामिन B12 अवशोषण के लिए। क्या सीक्रेट करेंगे, फिर से बोल रही हूँ, HCl प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर्स। क्लियर है इतनी बात या नहीं है बताओ। ऑक्सिंटिक सेल्स भी इसे कहते हैं, नेम्स दोनों याद रखिएगा, कोई भी नेम एग्जाम में आ सकता है तो हमें पता होना चाहिए। अवशोषण के लिए विटामिन B12 को ये सीक्रेट करते हैं, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर को, अवशोषण के लिए विटामिन B12 के। देन आपके चीफ सेल्स आ गए, जैसा कि मैंने अभी डायग्राम में भी बताया था, जिसे हम जाइमोजेनिक और पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं। ये सीक्रेट करेंगे पेप्सिनोजेन, इनएक्टिव एंजाइम है जो कन्वर्ट करेगा पेप्सिन को इन एसिडिक मीडियम, और प्रोटीन को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। मेंशन कर देती हूँ, आपकी चीफ सेल्स जो हो गए, आपकी मुख्य कोशिकाएं जो हो गई, ठीक है ना, क्या करेंगे, ये पेप्सिनोजेन बनाती हैं। फिर क्या करेंगी, एसिडिक मीडियम जो हो गया आपका अम्लीय, अम्लीय वातावरण में पेप्सिन
पैप्सिन बनकर प्रोटीन पचाता है, प्रोटीन पचाता है। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ा जाए आगे? चले अब कुछ और सेल्स की बात कर लेते हैं। आपकी जी सेल्स, ये सीक्रेट करते हैं हार्मोन गैस्ट्रिन। चलो देख लेते हैं इसको। हार्मोन गैस्ट्रिन ये क्या करते हैं? सीक्रेट करते हैं, स्टिमुलेट गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन, यानी गैस्ट्रिक रस जो होता है, जूस जो होता है, वो बनाती हैं आपकी जी सेल्स। क्लियर है या नहीं है? जी सेल्स क्या करेंगी, क्या सीक्रेट करेंगी, ये चीज़ याद रखिएगा। कौन सा हार्मोन? हार्मोन गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिक रस बढ़ाती हैं ये। देन आ जाती हैं आपकी एंट्रो एंडोक्राइन सेल्स, ये सीक्रेट करेंगी सेरोटोनिन, हिस्टामाइन, हेल्प रेगुलेट मोटिलिटी एंड सिक्रेशन। लेट्स सी, जो आपकी एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स जो होंगी वो सीक्रेट करेंगी, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सेरोटोनिन और हिस्टामिन। इससे क्या होगा? गतिशीलता व सिक्रेशन हो गया, तो हम कह सकते हैं श्रवण नियंत्रित करती हैं, नियंत्रित करती हैं, रेगुलेट करती हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हो गया आपके, अब आ जाते हैं कार्य आमाशय के, यानी फंक्शंस ऑफ स्टमक। सबसे पहले आ जाएगा, क्या होगा? मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन, इसको हम कहते हैं यांत्रिक पाचन। यांत्रिक पाचन। चर्निंग एंड मिक्सिंग फूड विद जूस फॉर्म्स काइम। इसमें क्या होगा? ये क्या करते हैं? चर्न करते हैं, चर्निंग हो जाएगी आपकी, यानी भोजन को मथकर फूड के साथ मिक्स करना। किसके साथ? गैस्ट्रिक जूस के साथ। यहाँ पे लिख देती हूँ, गैस्ट्रिक रस के साथ मिलाते हैं भोजन को मथकर। सिंपली आप कह सकते हैं भोजन को मथकर, चर्न करके भोजन को गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलाते हैं। भोजन को मथकर, यानी चर्निंग हो गई आपकी, गैस्ट्रिक रस के साथ मिलाते हैं और इससे काइम बनता है। ठीक है ना? इससे क्या बनेगा? काइम फॉर्म होगा। देन केमिकल डाइजेशन हो गया। जो HCl है वो क्या करता है? HCl मेक्स मीडियम एसिडिक, pH कितना होगा? अप्रॉक्स 2 होगा। पैप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, पेप्टोन्स एंड प्रोटेओसिस। गैस्ट्रिक लाइपेज एक्ट ऑन फैट। चलो जल्दी से देखते हैं। केमिकल डाइजेशन यानी आपका रासायनिक पाचन। तो HCl जो हो गया आपका, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मध्यम को क्या बनाता है? माध्यम को एसिडिक बनाता है ना? अम्लीय बनाता है। कितना pH होगा? अप्रॉक्स 2 होगा। फिर बात आ जाती है आपके पैप्सिन की, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। पैप्सिन क्या करते हैं? जो प्रोटीन को छोटे अंशों में तोड़ता है, छोटे अंशों में तोड़ता है, पेप्टोन्स एंड प्रोटेओसिस अंशों में तोड़ता है। फिर बारी आ जाती है गैस्ट्रिक लाइपेज वीक एक्ट्स ऑन फैट। यह इरेज कर देती हूँ। गैस्ट्रिक लाइपेज जो हो गया आपका, वहाँ पर या वसा पर कह सकते हो, वसा पर हल्का असर करता है। क्लियर है? नोट करना चाहो तो नोट कर लो, देन हम बढ़े आगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थर्ड है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, वेरी लिमिटेड, वाटर, अल्कोहल, सम ड्रग्स लाइक एस्पिरिन। चलो देख लेते हैं। अवशोषण आपका, एब्जॉर्प्शन जो हो गया, क्या होंगे इसमें? ये बहुत लिमिटेड होगा। क्या होगा? वाटर, अल्कोहल और कुछ ड्रग्स होंगे लाइक एस्पिरिन। ठीक है ना? सीमित पानी हो गया आपका और कुछ ड्रग्स, एस्पिरिन हो गया। देन प्रोटेक्शन हो गया। जो HCl है वो क्या करता है? बैक्टीरिया को
मारता है, आपके रोगाणु जो हो गए उसको मारता है, तो प्रोटेक्शन हो गया, इसमें संरक्षण हो गया, बैक्टीरिया को मारता है ये। देन आ जाता है आपका स्टोरेज, ये कितना फूड होल्ड कर सकता है, कितने टाइम तक, 4 to 5 आवर्स तक कर सकता है। चलो यहाँ तक बात समझ आ गई। कितने टाइम तक, कितने 4 से 5 घंटे तक ये फूड को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। स्टोरेज इसका होगा कितना, 4 to 5 आवर्स फूड का। क्लियर है यहाँ तक? अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम HCl के बारे में। आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं, तो ये सिक्रेट करता है, सिक्रेट होता है बाय पेरिटल सेल्स ऑफ द स्टमक वॉल, जिसे हम ऑक्सेंटिक सेल्स भी कहते हैं, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं अभी। यानी कहाँ से सिक्रेट होगा, सिंपली हम कह सकते हैं पेरिएटल कोशिकाओं से, जो पेट की दीवारों में पाई जाती है। इसके कार्य क्या होंगे, फंक्शन क्या होगा, तो ये एसिडिक पीएच जो हो गया उसको मेंटेन करता है। HCl मेक्स स्टमक जूस हाईली एसिडिक, जो HCl है वो स्टमक जूस को हाईली एसिडिक बनाता है, अप्रॉक्स 1.5 to 2। दिस एसिडिटी इज एसेंशियल फॉर डाइजेशन, और ये जो एसिडिटी है वो पाचन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। देन आ जाता है आपका कन्वर्जन ऑफ पैप्सिनोजेन टू पैप्सिन। चीफ सेल्स जो होते हैं सिक्रीट करते हैं क्या, पैप्सिनोजेन, इनएक्टिव एंजाइम हो गए, और HCl कन्वर्ट करता है इसे किसे, पैप्सिन में, एक्टिव एंजाइम में, जो डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीन को। यहाँ तक बात समझ आई तो बताओ, देन हम आगे बढ़ें। यहाँ तक कोई दिक्कत? HCl कन्वर्ट करता है इसे पैप्सिन में, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। देन थर्ड वन इज किल्स हार्मफुल माइक्रोब्स, जो भी हानिकारक माइक्रोब्स होंगे उन्हें मारता है। एसिडिक मीडियम जो होगा वो, जो भोजन में काफ़ी सारे फूड में बैक्टीरिया आ जाते हैं, पैथोजेंस जो प्रेजेंट होते हैं उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, नष्ट करते हैं, और हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। साथ ही साथ फूड ब्रेकडाउन में भी मदद करते हैं। एसिडिक सॉफ्टens फूड पार्टिकल्स एंड हेल्प्स इन चर्निंग ऑफ स्टमक कंटेंट्स, हेल्प्स इन भोजन को नरम बनाना, सिंपली कह सकते हो, हेल्प्स इन फूड ब्रेकडाउन। एसिडिक जो होगा क्या करेगा, फूड पार्टिकल्स को सॉफ्ट बनाएगा, ठीक है ना। एसिडिक सॉफ्टens फूड पार्टिकल्स, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, भोजन को नरम बनाना। HCl जो होगा क्या करेगा, भोजन को नरम बनाएगा। क्लियर है? और पेट में मथने में सहायता करता है, यानी चर्निंग में मदद करता है। मथने, यहाँ पे साथ में चर्निंग भी लिख देती हूँ, कंफ्यूज मत होना। एक में मथने 2 बार लिख दिया क्या मैंने, नीचे ही लिख देती हूँ। पेट में मथने यानी चर्निंग में सहायता करता है। क्लियर है? नोट कर लिया आप लोगों ने साथ साथ? प्रोवाइड करता है ऑप्टिमम कंडीशन, ये चीज़ ध्यान रखना है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। HCl क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है ऑप्टिमम कंडीशन, यानी अनुकूलन वातावरण देना। HCl जो है प्रोवाइड कराता है, देता है एक सही इन्वायरमेंट, किसके लिए, फॉर एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम, जैसे कि आपके पैप्सिन हो गए, गैस्ट्रिक लाइपेज हो गए, तो इनके लिए क्या देता है, एक अनुकूल वातावरण देता है। पेट में जो HCl जो है, पेट में जो पाचक होंगे आपके, एक मिनट यहाँ लिख देती हूँ, पाचक एंजाइम होंगे HCl, पेट में पाचक एंजाइम जो हो गए आपके, यानी आपके गैस्ट्रिक एंजाइम्स जो हो गए, जैसे आपके पैप्सिन हो गए, आपके गैस्ट्रिक लाइपेज हो गए, के लिए क्या करेगा, इनके लिए सही वातावरण देता है ना, सही इन्वायरमेंट देता है, इन्वायरमेंट देता है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है स्टिमुलेट्स अदर सिक्रेशन, इसे कर देती हूँ इरेज, और अब हम
देखते हैं क्या अन्य रसों के लिए भी, अन्य रसों के लिए भी या फिर ये कह रहे थे अन्य रसों के, अन्य रसों के स्राव को उत्तेजित करना, स्राव को उत्तेजित करना, यानी stimulates other secretion. HCl helps in stimulating release of secretin and cholecystokinin from the duodenum when acidic chyme enters. चलो देखते हैं, इसे इरेज कर देती हूँ। 6th वाला हम देखते हैं, जब पेट में, जब पेट में आपका जो एसिडिक काइम हो गया, आपका एसिडिक काइम एंटर करता है, जब पेट में एसिडिक यानी अम्लीय भोजन, पेट में अम्लीय भोजन डुडेनम में जाता है, डुडेनम में जाता है, तब HCl वहाँ से आपका सिक्रेटिन हो गया, आपका सिक्रेटिन एंड नेक्स्ट आपका कोलिसिस्टोकाइनिन, यानी आपका CCK हार्मोन निकलवाने में मदद करता है, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कंफ्यूजन है तो बताओ। यहाँ तक सब बात समझ आ गई? चलो, तो आज की क्लास आपकी यहीं फिनिश होती है। मिलती हूँ आपसे फिर मंडे को, सैटरडे संडे ऑफ, तो कोई भी क्लास स्किप हो गई है, छूट गई है, रह गई है तो देख लो, और कोई क्लास में दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। भले ही क्लास नहीं होगी बट आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगी विद इन मिनट्स आपको रिप्लाई कर सकूँ, बट ऐसा नहीं है 12 बजे पूछ रहे हो तो 12 बजे बता पाऊँगी। सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कभी भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस, और कोई भी माइंड में कोई कंफ्यूजन आ रही हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलती हूँ फिर आपसे मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अ फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, ऑल योर लव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।